इंडक्टेंस इज। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है? सबसे पहले तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप लोगों ने कभी कॉइल के बारे में सुना होगा। कॉइल ऐसे बनती है, जिस तरीके से रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, कैपेसिटेंस होता है, उसी तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस भी होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होते हैं। एक्चुअल में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत हमको पड़ती है। जैसे रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस आपको मिलता है, ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ते हो। कैपेसिटर आपको मिलता है जब आप कैपेसिटेंस आपको मिलती है जब आप कैपेसिटर पढ़ते हो, ठीक है। इसी तरीके से जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इंडक्टेंस मिलेगी। इंडक्टेंस वहाँ पे आपको कॉइल मिलेगी और कॉइल के लिए हम लोग इंडक्टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको एल से डिनोट करा जाता है, ठीक। ये इसको कॉइल बोला जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ये मिलती कहाँ पे है, इसका फॉर्मूला क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस का, वो आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आप जस्ट अभी 11th में पहुँचे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा क्या होता है। ये होता है EMF इज इक्वल टू L डेल्टा I अपॉन में डेल्टा T, ठीक है। EMF को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो EMF होता है ये होता है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोटिव फोर्स। और ये जो है ये पोटेंशियल के ही इक्विवेलेंट होती है। एग्जैक्टली आप ये नहीं बोल सकते कि ये पोटेंशियल है, लेकिन हाँ ये पोटेंशियल के इक्विवेलेंट होती है। इसकी भी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, और इसका भी काम वही होता है। डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में वो आपको समझ में आएगा जब आप इसको पढ़ोगे, ठीक है। जब आप 12th में पहुँचोगे जहाँ पे आपको पोटेंशियल और EMF के बारे में बताया जाएगा तब आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आप यही समझो कि ये जो EMF है और जो पोटेंशियल है वो सेम है। बात क्लियर? तो L यहाँ से निकाल लेते हैं। L इज इक्वल टू, देखो आपको मिल जाएगा EMF अपॉन में डेल्टा I बाई डेल्टा T। तो डेल्टा I और डेल्टा T को हम लोग ऊपर भेज लेते हैं। EMF को हम लोग क्या लिख सकते हैं आपको पता है, अगर ये पोटेंशियल के इक्विवेलेंट है तो ये आ जाएगा वर्क अपॉन में चार्ज, ठीक है, इनटू में डेल्टा T अपॉन में I, ठीक है। अब यहाँ पे सबकी डायमेंशन रख दो। W फॉर वर्क, और वर्क की डायमेंशन आपको पता है ml स्क्वायर T की पावर -2। कुछ डायमेंशंस तो आपको एकदम रटी होनी चाहिए, जैसे वर्क की क्या होती है, फोर्स की क्या होती है, टाइम की क्या होती है, चार्ज की क्या होती है, करंट की क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए। टाइम की T, चार्ज के लिए A इंटू T एंड अगेन I, तो I के लिए A। जो कट रहा है काट दो, बाकी सबको बटोर दो, एक साथ समेट दो, आपका आंसर हो गया। T से T कैंसिल, और जो बचा उसको हम लोग लिख लेते हैं ml स्क्वायर T की पावर -2, और ये A और ये A ऊपर जाएगा तो A की पावर -2 बन जाएगा। बात क्लियर? और ये रहा आपका आंसर। अब आप मैच कर लो कौन सा आपका आंसर सही ऑप्शन सही है। तो ml स्क्वायर T की पावर -2 A स्क्वायर, ml स्क्वायर T की पावर -2 A की पावर -2, यानी ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट ऑप्शन। बात क्लियर? तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डायमेंशन फार्मूला फॉर द टॉर्क। ये क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड का है, ठीक है। पढ़ते ही आप टिक मार सकते हो। ml स्क्वायर T की पावर -2, क्यों? क्योंकि टॉर्क जो होता है ये वर्क के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन आपको मैं फिर भी इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा। जो टॉर्क है इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और फोर्स की डायमेंशन आपको पता है ml T की पावर -2, और डिस्टेंस है चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे जैसी भी हो, डिस्टेंस की डायमेंशन L ही होगी। जैसे ही आप दोनों को लिखोगे एक साथ में तो ml स्क्वायर T की पावर -2।
तो आपको ये भी पता रखना चाहिए कि फोर्स, मैंने आपको शुरुआत में भी एक वीडियो में मैंने बताया था कि वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, इन सब की डायमेंशन सेम होती हैं। ठीक है, अगर हम लोग डायमेंशंस की बात करें तो इन सब की डायमेंशंस सेम होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशंस इक्वल होती हैं, लेकिन ये तो आपको एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। ठीक है।